Hello, friends. This is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine at your places. In this video, today I will discuss with you the important topic of Transfer of Property Act. So, here goes the video. तो गाइस आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 43 जो कि डील करता है ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन के कंसेप्ट से। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना स्टार्ट करा था तो उसमें ये कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी है उसे वही पर्सन ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो ट्रांसफर करने की या जो उसका मालिक हो। अब ये सेक्शन तो ये कह रहा है कि वो पर्सन जो जिसके पास अनऑथराइज है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। तो आप सही सोच रहे हो कि सेक्शन 43 यही कहता है कि जिस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं थी उसने एक सपोज मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि एक लैंड है ए। अब जो उसका बी पर्सन है उसने क्या कहा, उसने सी को कहा कि मैं इस ए लैंड का, इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ और मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा। वो उसे प्रोफेस करता है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा। अब बी तो ए का मालिक नहीं है, लेकिन बाय चांस कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि वो बी जो है वो ए का मालिक बन जाता है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है, चाहे कह लो कि गिफ्ट के थ्रू आ जाती है या ऑपरेशन बाय लॉ के थ्रू, किसी भी रीजन के थ्रू बी के पास जो है ए को, ए की अथॉरिटी आ जाती है, मालिक बन जाता है। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि पहले तो बी के पास अथॉरिटी नहीं थी, तब उसने प्रोफेस कर दिया, अग्री कर दिया सी को बेचने के लिए। अब वो कहते हैं कि जबकि बी के पास अथॉरिटी आ गई है ए की, वो मालिक बन चुका है ए का, उस लैंड का, उस प्रॉपर्टी का, तो अब बी को वो प्रॉपर्टी जो है सी को सेल करनी पड़ेगी। वो ऑथराइज्ड बन जाता है, उसको वो प्रॉपर्टी वहां पे सेल करनी पड़ेगी। इसको हम ये भी कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। वो कहता है कि जो आपने अब ग्रांट क्रिएट कर दी थी उस प्रॉपर्टी के अंदर, आपको वो ग्रांट फुलफिल करनी पड़ेगी। अब आप मुकर नहीं सकते। पहले तो आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, तब आपने उन्हें कह दिया, अग्री कर दिया, उसे प्रोफेस कर दिया कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा। अब जब तुम्हारे पास अथॉरिटी आ गई है तो तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, अब तुम्हें जो है वो प्रॉपर्टी सी को सेल करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा कंसेप्ट ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन का। जो डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल है, वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो इस मैगजीन पे बेस्ड है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, जो कि कहता है कि नो वन कैन गिव टू अनदर व्हिच ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेसेस। जो फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल की डॉक्ट्राइन जिस मैगजीन पे बेस्ड है, वो ये कहता है कि जब तुम्हारे पास जो चीज है ही नहीं है, जो तुम पोजेस ही नहीं कर सकते, है ही नहीं है जो तुम्हारे पास, जो तुम पोजेस ही नहीं कर रहे हो, वो तुम किसी और को नहीं दे सकते। अगर अब तुमने देने का वादा कर दिया, उन्हें प्रोफेस कर दिया, उन्हें अग्री कर दिया है, तो अब तुम्हें वो देनी पड़ेगी, अब तुम वो मुकर नहीं सकते। तो ये था हमारा कंसेप्ट सेक्शन 43 का। अब हम देखते हैं कि जनरली सेक्शन 43 का जो मैंने आपको मीनिंग अभी समझाया कि वो सेक्शन 43 यही कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, तब तुमने प्रोफेस कर दिया, अग्री कर दिया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, और अब जब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ गई है तो अब तुम जो है वो, ये सेक्शन 43 ये कहता है, वो तुम्हें स्टॉप करता है कि तुम अब अपनी बात से मुकर नहीं सकते हो और तुम्हें ये जो प्रॉपर्टी है अब वो देनी पड़ेगी जिसको तुमने वादा किया था प्रॉपर्टी सेल करने का। अब तुम्हारे पास सब्सिक्वेंटली जो है तुम अथॉरिटी आ गई है तुम्हारे पास, तुम मालिक बन गए हो उसके, तो अब जो तुम्हें वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी दूसरे पर्सन को जिसको तुमने वादा किया था। अब दूसरा कंसेप्ट आता है कि सेक्शन 43 जो है ये किस बेस पे ये लाया गया था, मतलब इसका बेस क्या था। सो बेसिकली इसके दो बेस थे। पहला तो था कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, जो कि मैंने आपको समझाया ही है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल ये कहता है कि जब तुमने एक चीज कह दी है, अब तुम अपनी उस बात से मुकर नहीं सकते, उसको वापस नहीं ले सकते। सेकंड ये था कि जो इक्विटेबल प्रिंसिपल, कि मतलब जो तुमने प्रॉमिस कर दिया है अब वो तुम्हें प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा। जब एक तो होता है ना कि हमने प्रॉमिस कर दिया है लेकिन हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है, उसके हम एबल ही नहीं है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए,
लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि जब तुम्हारे पास एबिलिटी आ गई है, तुम अब एबल हो इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, तो तुम्हें इस प्रॉमिस को जरूर फुलफिल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 43 को फुलफिल करने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। सो पहली कंडीशन है कि जो ट्रांसफरर है वो अनऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि सेक्शन 43 तब एप्लीकेबल होगा अगर जो ट्रांसफरर है वो अनऑथराइज्ड पर्सन है, मतलब उसके पास उस प्रॉपर्टी को सेल करने की अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो लैंड का हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, लैंड है, अब वो ए जो है वो उस लैंड का मालिक नहीं है, ए उस लैंड का मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो वादा करता है बी को कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी जो है सेल कर दूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें मैं इस दिन बेच दूंगा। अब जब वो मालिक ही नहीं है तो वो प्रॉपर्टी कैसे बेचेगा? तब सेक्शन 43 अप्लाई होगा कि ये जो ट्रांसफरर है, जो वादा कर रहा है, जो प्रोफेस कर रहा है, वो अनऑथराइज्ड पर्सन है। सेकेंड कंसेप्ट आता है फ्रॉड्यूलेंट और एरनियस रिप्रेजेंटेशन। पहली बात आपको जो एक चीज याद रखने वाली ये है कि जो ये वर्ड है फ्रॉड्यूलेंट, ये शुरू से इस सेक्शन का पार्ट नहीं था। इसे 1929 की अमेंडमेंट के बाद फ्रॉड्यूलेंट वर्ड को ऐड करा गया। फ्रॉड्यूलेंट वर्ड जो है शुरू से इसका पार्ट नहीं था। 1929 की अमेंडमेंट के बाद फ्रॉड्यूलेंट वर्ड को इस सेक्शन के अंदर अमेंड करा गया। जो पहले वर्ड यूज होता था वो था एरेनियस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो गलती से रिप्रेजेंट कर दे कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। लेकिन 1929 के बाद फ्रॉडुलेंट वर्ड भी ऐड किया गया। इसका ये था कि मैं धोखे से आपको कह दूं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं इसका मालिक हूं और मैं आपको ये प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा। वहां पे इंटेंशन आपको धोखा देना है, और आप भी मान लेते हो कि ठीक है ये मालिक है, हम कर देते कि हम इस दिन प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन आप तो इसके ऑथराइज पर्सन हो ही नहीं हो, आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है। तो अगर ये कंडीशन होती है कि आप धोखे से या मिस्टेकली एरनेसली रिप्रेजेंट करते हो कि आप उसके मालिक हो उस प्रॉपर्टी के, तब भी ये जो सेक्शन है वहां पे अप्लाई होगा। अब जो वो आपकी फ्रॉडलेंट है, जो आपका फ्रॉड है या जो एरनेस रिप्रेजेंटेशन है, वो मेयर साइलेंस भी हो सकती है या इनएक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर भी हो सकती है। मतलब कि जैसे सपोज करो बी आपसे लैंड खरीद रहा है जिसके आप मालिक नहीं हो, और बी आपको बोलता है कि आप इसके मालिक हो ना, आप कुछ नहीं बोलते या आप इग्नोर कर देते हो बात को, तो वो आपकी चुप्पी को हाँ समझ लेता है, तब भी उसे जो है आप फ्रॉडुलेंट और एरनेस रिप्रेजेंटेशन में कंसीडर करोगे। क्योंकि अगर आप मालिक नहीं हो आप सीधा बोल दोगे कि मैं मालिक नहीं हूं। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो वह इससे यही माना जाएगा कि आपकी इंटेंशन उस पर्सन को धोखा देने की थी। अब हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, ये तो स्टार्टिंग पार्ट था जो हमारा 43 कहता है। अब इसमें सबसे मेन बात ये भी है कि जो ट्रांसफर है वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रांसफर जो कि बिना कंसिडरेशन के होती है उस पर हमारा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि जैसे कोई गिफ्ट का आ गया या कोई ग्रेशियस ट्रांसफर है, उन पर ये सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 43 उन्हीं ट्रांसफर्स पे एप्लीकेबल होगा जिनमें कंसिडरेशन होगी, जैसे कि सेल होगी प्रॉपर्टी की। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय ट्रांसफरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हमने अभी तक जितनी कंडीशंस पढ़ी हैं उनका कोई मतलब नहीं होगा, सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफरर है वो अनऑथराइज्ड होना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि फ्रॉडुलेंट या एरनेस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। थर्ड वो कहता है कि जो ट्रांसफर है वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। अब चौथा बात ये कहता है, चलो हम चौथे को पॉइंट समझने से पहले अब हम ये चीज समझते हैं। ठीक है, मैंने फ्रॉडुलेंटली, मैं अथॉरिटी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको प्रोफेस कर दिया कि मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा। सेकेंडली मैंने फ्रॉडुलेंटली भी आपको बता दिया, कंसिडरेशन का भी हमारा मोटिव था कि हमने पैसा लेन देन करना है। बट मेरे पास तो अथॉरिटी ही नहीं है। जब तक मेरे पास अथॉरिटी नहीं आएगी मैं आपको वो प्रॉपर्टी कैसे बेच दूंगा? वही आ गया ना कि मेरे पास ये चीज नहीं है, जो चीज मेरे पास है ही नहीं है वो मैं आपको बेच कैसे दूंगा? तो फिर सेक्शन 43 एप्लीकेबल कैसे होगा?
तो सेक्शन 43 को एप्लीकेबल करने के लिए जरूरी है कि जो ट्रांसफरर है उसके पास सब्सिक्वेंट एक्विजिशन आय अथॉरिटी का, क्या है, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन आय अथॉरिटी का मतलब कि जिस प्रॉपर्टी को उसने प्रोफेस करा था, अग्री करा था बेचने के लिए, उसके पास अपने आप उसकी एक्विजिशन आ जाए, उसकी अथॉरिटी आ जाए उस प्रॉपर्टी की। अब वो अथॉरिटी कैसे आएगी, वो लीगल मेथड से आएगी, चाहे कि जैसे कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उस प्रॉपर्टी में, चाहे वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो, चाहे वो विल के वे में हो, चाहे वो पार्टीशन के वे में हो, किसी भी वे में हो, उसके पास उस प्रॉपर्टी की अथॉरिटी आ जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है एक्स, उसने वाई से वादा किया कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, उसके तीन प्लॉट्स थे, 2 प्लॉट्स तो उसको पार्टीशन के अंदर मिल गए थे, पर जो थर्ड पार्ट था वो उसके फादर ने अपने पास ही रख लिया था। ठीक है, तो एक्स क्या करता है, उसे ये होता है कि 2 पार्ट्स तो ये मेरे हैं ही है, थर्ड भी अगर मेरे फादर को कुछ हो जाता है तो ये थर्ड भी जो है मुझे मिल जाएगा, मैं उनका बेटा हूं, ऑब्वियसली मुझे मिल जाएगा। तो अब वो वाई को वादा कर देता है कि मैं तुम्हें 3 प्लॉट्स दे दूंगा, 2 की तो उसके पास अथॉरिटी है, तीसरे की उसके पास अथॉरिटी नहीं है, एंड बाय चांस उसने वादा कर देता है वो वाई को कि मैं तुम्हें तीनों प्रॉपर्टीज जो है दे दूंगा, 2 उसने दे दी थी, जो उसके पास नहीं थी वो उसने कहा था कि मैं तुम्हें इस दिन तक दे दूंगा। अब उसके पास अथॉरिटी तो नहीं है उसको सेल करने की, उसने कंसिडरेशन भी कर लिया, फ्रॉडुलेंटली भी उसने रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ मैं इसका मालिक हूँ, कंसिडरेशन के लिए भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि तू इसके बदले मुझे इतना पैसा देगा। अब जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं आएगी वो बेच नहीं सकता। बाय चांस क्या होता है, उसके फादर जो है विल बनाते हैं और उस विल के अंदर उसको कह देते हैं कि ये प्रॉपर्टी तेरी है। अब सब्सिक्वेंटली वो उस अथॉरिटी को एक्विजिट कर लेता है, मतलब उसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि हमारी चौथी कंडीशन भी अब फुलफिल हो जाती है, जो कि है सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय ट्रांसफरर। तब आप समझ रहे हैं कि 43 सेक्शन कैसे एप्लीकेबल होगा, कि जब उस पर्सन के पास, जिस जो अनऑथराइज पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी को बेचने को प्रोफेस कर दिया था, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है, वो एक्विजिट कर लेता है उस अथॉरिटी को, तब वो जो ये सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट। अब वो कहता है कि आपके पास अथॉरिटी भी आ गई, आपने वादा भी कर दिया था, लेकिन अब वो ट्रांसफरी के ऑप्शन के ऊपर है कि वो उस पार्ट को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 43 ऐसे नहीं है कि आपने तो वादा कर लिया था, ठीक है जी, आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब आपके पास अथॉरिटी आ गई तो अपने आप सेक्शन 43 एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको वो प्रॉपर्टी जो है वाई को देनी पड़ेगी। नहीं, ये कहता है कि वाई जब डिमांड करेगा उस प्रॉपर्टी की, वाई जब कहेगा कि हाँ अब तुम्हारे पास इसकी अथॉरिटी आ गई है, अब तुम मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करो और तुम ये प्रॉपर्टी मुझे ही सेल करोगे क्योंकि तुमने मुझे वादा करा था, तभी ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आप, जो पर्सन है, जो ट्रांसफरी है, जब वो कहेगा कि हाँ अब तुम्हारे पास अथॉरिटी आ गई है मुझे सेल करो, तभी ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होगा। तभी इसे कहा गया है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा ऑन द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी। अगर ट्रांसफरी नहीं कहता कि ठीक है तुम मुझे प्रॉपर्टी ना दो, वो भी ठीक है, उसे भी कोई वो नहीं है कि मिले तो भी ठीक है नहीं मिले तो भी ठीक है, तो ऐसे में ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। सो अब हम देखते हैं इसका लास्ट कंसेप्ट, जो कि है राइट्स ऑफ सेकंड ट्रांसफरी। ये पार्ट जो है राइट ऑफ सेकंड ट्रांसफरीज, ये सेक्शन 43 के प्रोवाइजो में दिया गया है। ये कहता है कि अब क्या होता है कि एक्स ने वाई को तो वादा कर दिया था कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, मैं तुम्हें सेल कर दूंगा, ठीक है। अब उसने क्या करा कि उसने जब देखा कि मुझे तीसरे घर की भी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, मेरे पापा ने मेरे नाम कर दिया है, ये मेरी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। अब वो सोचता है कि वाई से तो मुझे 5 लाख मिल रहे हैं इस प्रॉपर्टी के, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख मिल रहे हैं, तो वो जेड से बात करता है, जेड कहता है मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी पे 10 लाख दे दूंगा। अब जेड को नहीं पता था कि एक्स ने ये प्रॉपर्टी को बेचने का वादा वाई को करा हुआ है, क्योंकि डील 5 लाख में हुई है, ये बात जेड को नहीं पता थी। जेड अपने बोनाफाइड इंटेंशन में था, बोनाफाइड था कि उसे कुछ नहीं पता था, गुड फेथ में उसने जो है एक्स से प्रॉपर्टी खरीद ली। जेड ने एक्स से 10 लाख में वो प्रॉपर्टी खरीद ली।
अब ये बात पता चल जाती है वाई को कि एक्स ने प्रॉपर्टी जेड को दे दी 10 लाख के अंदर। तो अब वाई खड़ा हो जाता है कि तुमने तो ये प्रॉपर्टी का वादा, ये डील 5 लाख में मेरे साथ करी थी, ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास आना चाहिए। तब सेक्शन 43 का प्रोवाइजो ये कहता है कि जो जेड है उसने गुड फेथ में बिना किसी नोटिस के कि ये डील जो है वाई के साथ हुई हो रखी थी, उसने इसमें और अपने पैसे भी उसने दे दिए हैं। जब उसने ये चीज दे दी है, पैसे भी दे दिए, उसको पता भी नहीं था, उसको कोई नोटिस भी नहीं था, और तब तक वाई ने अपने राइट को, अपने 43 के राइट को, सेक्शन 43 के राइट को एक्सरसाइज नहीं करा था। सेक्शन 43 के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए वाई बाद में आया, जब जेड की डील हो गई, उसके साथ कंसिडरेशन भी हो गई, प्रॉपर्टी उसके पास आ गई, पैसे उसके पास, एक्स के पास चले गए, बाद में वाई उठ के आ रहा है। तो ऐसे में जेड जो है बोनाफाइड परचेजर था, बोनाफाइड उसका गुड फेथ था उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो अब जो है वाई प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जेड की क्या गलती थी। अगर हम कॉमनली भी सोचे, जेड की तो कोई गलती नहीं थी, जेड को तो पता भी नहीं था कि एक्स ने वाई के साथ ये कर रखा है। तो ऐसे में जेड का नुकसान ना हो, तो सेक्शन 43 ये कहता है कि अगर ट्रांसफरर सेकंड ट्रांसफरी को या थर्ड ट्रांसफरी को कोई ऐसा गुड फेथ के अंदर अगर उनकी डील होती है जिसमें जेड को मतलब सेकंड ट्रांसफरी को नहीं पता है कि उसकी इस प्रॉपर्टी के पीछे पहले ही किसी के साथ डील हो रखी है, अगर ये बात उसको सेकंड ट्रांसफरी को नहीं पता है, तो उसके साथ गलत नहीं होगा, उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका हक जो है खत्म नहीं होगा। तो ये थी कुछ कंडीशंस। लेकिन राइट्स ऑफ सेकंड ट्रांसफरी तभी एप्लीकेबल होगा जब जो ट्रांसफरी है वो गुड फेथ में हो, उसने कंसिडरेशन दे रखी हो, और उसकी नोटिस में ना हो, उसकी ये नोटिस में ना हो कि ये डील जो है पहले किसी के साथ हुई हो रखी है या ऑप्शन पे चल रही थी। चौथी बात, उसने ये प्रॉपर्टी तब ले ली हो जब दूसरे पर्सन ने, मतलब फर्स्ट ट्रांसफरी ने, अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करा हो। अगर फर्स्ट ट्रांसफरी ने ऑप्शन को एक्सरसाइज करा हुआ है, उसने सेक्शन 43 को अप्लाई करा हुआ है कि अब तुम अथोराइज हो, मुझे प्रॉपर्टी दो, तब सेकंड ट्रांसफरी को हक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रांसफरी जो ये अपना हक है वो बाद में जताता है, जब सेकंड ट्रांसफरी को उसकी प्रॉपर्टी भी मिल गई, उसका हक भी मिल गया, तब जताता है, तब फर्स्ट ट्रांसफरी को कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी जो है सेकंड ट्रांसफरी के हाथ में ही जाएगी। तो इतना सा था ये कंसेप्ट। आई होप आपको ये जरूर समझ आया हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी, यू कैन कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।